इनकम टैक्स तो ऐसा ज्वलंत इशू है ना आशीष भाई, क्या ट्रेन चल रही है उसमें आप बैठे हो, किसी को पता चला आप सीईओ हो तो आपसे चर्चा हो जाएगी, यार कितना टैक्स लगा दिया, क्या दिया हमारे को। तो ऐसे होशियार है कि कपड़े पहन के वापस लौटा देते हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प कर दी। एटीसी जैसे सेक्शन प्रमोट करते थे आशीष भाई कि बेटर यू सेव फॉर योरसेल्फ। आपने इंडेक्सेशन हटाते ही इन्फ्लेशन इफेक्ट को भी टैक्स कर दिया। हम सब आज की डेट में शेयर मार्केट में खेलते हैं और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस में कैपिटल गेन की टैक्स रेट बढ़ गई। टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए आने वाला समय चैलेंजिंग होने वाला है। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं ट्रू टॉक्स विद आशीष। आज हमारे साथ हैं टैक्स गुरु सीए अनूप भाटिया जी, और आज हम उनसे बात करेंगे जो हाल फिलहाल अभी बजट आया है उसके बारे में, और समझने की कोशिश करेंगे कुछ सिनेरियोस को और सरकार की मंशा क्या है। मोदी 3.0 का पहला बजट हमने देखा है कल, यानी 23 तारीख को। आज 24 तारीख है जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सर के बारे में। सर 2011 से इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ टैक्स प्रोफेशनल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर भी किया है, तो ही नोज द सब्जेक्ट इनसाइड आउट। तो इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमें बजट की जानकारी एकदम एक एक लेमन लैंग्वेज में दे सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू आशीष भाई। मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके साथ आज आपके चैनल पर बजट पर जो मेरे विचार हैं वो रखेंगे। मैं बताना चाहता हूं अपने सभी व्यूअर्स को कि सर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी जाकर के आप सर के जो एक्सपर्ट ओपिनियन है और बजट से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस कल से सर ने पोस्ट किए हैं, मैंने देखे, वो काफी ही इंटरेस्टिंग भी हैं और इजी लैंग्वेज में कंसेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सर, बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सर, शुरुआत करते हैं। इस बार जब बजट आया तो आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? देखते ही आपको लगा अरे यार ये क्या हो गया? देखिए, वैसे हम लोग जनरली एक लेमैन के रूप में जब बात करते हैं ना आशीष भाई, तो बजट से हमारी उम्मीद जनरली ये होती है कि हमें टैक्स में क्या छूट मिली। ये है ना, मैं इसे मध्यम वर्गीय तरीके से देख लेता हूं, है ना, मैं इसे एज अ सीए भी देख लूं, क्योंकि जनरली मेरे जो करदाता हैं जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अनूप जी मेरे को क्या फायदा हुआ। तो बजट का एक माइक्रो एस्पेक्ट तो यही है कि ज्यादातर लोग बजट को इसी तरीके से देखते हैं कि अच्छा मेरे को टैक्स में क्या छूट मिली। ये तो हुआ माइक्रो एस्पेक्ट। तो जब मैं माइक्रो एस्पेक्ट से देखता हूं तो मुझे लगता है कि ज्यादातर करदाता यहाँ पर निराश हो गए, ज्यादातर मिडिल क्लास यहाँ पर निराश हो गया, कह रहे यार क्या मेरे को 17,500 छोड़ दिए, कौन सी बड़ी राशि है, पहले ही सरकार मेरे से इतना टैक्स ले लेती है। तो ज्यादातर कमेंट आपको नेगेटिव सुनने को मिलेंगे, मुझे भी नेगेटिव सुनने को मिले, ठीक है। पर मैं मानता हूं कि बजट का एक होलिस्टिक एस्पेक्ट, एक मैक्रो एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि मेरे देश को ये बजट कैसे डील कर रहा है। अगले 1 साल के लिए मेरा बजट जो इस देश के लिए आया है वो इस देश को क्या दिशा, क्या गति दे सकता है। वो पक्ष मुझे लगता है ज्यादातर लोग हम नहीं देखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बजट का हमने अब तक एक परसेप्शन ये बनाया है ज्यादातर लोगों ने कि भाई टैक्स में मेरे को क्या छूट मिली। तो अगर आप ये बात करते हो टैक्स में मेरे को क्या छूट मिली, तो सरकार ने मेरे हिसाब से दिया कमें लिया जाता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग इस बजट से, एक लेमैन रूप से बोलूंगा तो, निराश। आपका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि बजट को देख करके कि अरे भाई क्या हो गया, ये निराशा था, क्या था, वो मैं जानना चाह नहीं, रहा था। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि बजट हमारे देश की जो पिछले 10 साल की तरीके से चले आ रही सरकार का, ऑलरेडी 2 मोदी गवर्नमेंट हम देख चुके हैं। तीसरी मोदी गवर्नमेंट में एकदम से कुछ नया हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन अगर जनता की थी तो वो गलत थी। क्योंकि ये सरकार जब चल रही है 10 साल से, तो वो अपने 10 साल के ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेगी। और अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर एनालिसिस ये मिलेगा कि फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार के कंट्रोल में लगातार चल रहा है, तो भारत सरकार उसी ट्रेंड को मेंटेन करे हुए है। अब मैक्रो एस्पेक्ट से मेरे को लगता है कि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इसी तरीके से ही चलना है।
हाँ, जो सबसे बड़ा नुकसान हो गया जनता को, क्योंकि हम सब आज की डेट में शेयर मार्केट में खेलते हैं और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस में कैपिटल गेन की टैक्स रेट बढ़ गई, तो आम आदमी थोड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है, अरे यार और टैक्स ले लेंगे हमसे। जैसा आपने बोला कि एक आम आदमी को तो यही लगता है कि मेरा टैक्स कितना बचा, और आपसे भी वो यही प्रश्न करेगा कि मेरा टैक्स कितना बचा। सर आप मेरे को तो ये बता दो कि सर बजट में मेरे को कितनी मिठाई अब और मिल जाएगी, यही वो पूछना चाह रहा है। हाँ। एक कोई ऐसा प्रोविजन जो कल के बजट में आपको लगा, कोई ऐसा चेंज जिसे आपको लगता है कि हर एक आम आदमी को, जिसने भी बजट देखा नहीं देखा, या जो ये वीडियो देख लेगा गलती से सुन लेगा, उसे जानना चाहिए, एक कोई भी हाईलाइट। ये कोई भी हाईलाइट आप अगर मेरे से पूछेंगे कि मतलब अगेन मैं इसको लेमैन से कनेक्ट करते हुए बात करूं या ओवरऑल बात करूं, है ना, कैसे आप लेमैन चाहेंगे? से कनेक्ट करते हुए सर, कोई आम आदमी, मतलब जैसे मेरे को जो लगी एक हाईलाइट, वो मेरे को लगी क्योंकि मैं देखता हूं, मैं स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहता हूं, तो मुझे जो हाईलाइट लगी फिर मैं वो बताऊंगा, आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी वाली बता दूंगा। नहीं, कहीं मैं आपका पॉइंट ले गया तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। कोई बात नहीं सर, मैं बोल दूंगा कि आपने वही बता दिया जो मैंने बताया है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है, मैं इसको ऐसा मानता हूं कि भारत को अगर स्किल्ड इंडिया बनाना है तो आपको स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी है। मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार ये बात कर रही है कि हाँ साहब हम स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए कमिटेड है, उसके लिए स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का लोन विद सब्सिडी देंगे, ठीक है, उसके लिए साथ साथ हम एमएसएमई कल्चर में भी और डेवलपमेंट करने के लिए उनको और फैसिलिटीज विदाउट किसी पर्टिकुलर कोलेटरल देने की बात कर रहे हैं। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, या इवन मैंने यहां तक भी सुना कि भत्ता देने तक की भी बात भारत सरकार कर रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड को भत्ता भी दिया जाएगा। कितना होगा कैसे होगा वो अभी मेरे पास में डिटेल नहीं है, या क्या रूपरेखा होगी। तो मुझे लगता है कि जब हम उस एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये बजट जब इन पक्ष को छुएगा तो ओवरऑल जो इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन हमारे देश का है जो आगे तैयार हो रहा है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जब आप उस एस्पेक्ट से समझोगे तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा पक्ष है कि भारत सरकार इस विषय में विचार कर रही है। सर ने भी मेरी वाली बात, मैं कह रहा था सर कह रहे थे मैं छीन न लूं, वही बात कह दी सर आपने। मैं भी दो जो पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहा था, एक तो जो इंटर्नशिप स्कीम में स्टाइपेंड देने की बात सरकार ने करी है, दूसरा जो न्यू लेबर को, नए एम्प्लॉयज को जो है 15,000 रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी जो देने की बात करी है, उसके ऊपर मेरे को लगता है कि काफी, मतलब एक एक नए तरीके का इंटरेस्टिंग स्टेप है। मेरा क्या मानना है कि अपने देश का जो यूथ है वो निश्चित रूप से उसको स्किल्ड बनाना बहुत जरूरी है, और उसको अनएम्प्लॉयमेंट से निकाल करके एम्प्लॉयड कैटेगरी में लाना, और जो वो डिजर्व करता है वो काम कराना बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं कि मैं डिजर्व तो करता हूं, से फॉर एन एग्जांपल अ गुड व्हाइट कॉलर जॉब और मेरे को करनी पड़ रही है लेबर, दिस इज नॉट एन राइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये जो अलाइनमेंट है ना, ये करने की जो कोशिश की गई, मुझे लगता है ये एक अप्रिशिएबल थिंग है। बाकी देखते हैं जमीनी स्तर पर क्या निकल के आता है। बिल्कुल सही बात है सर। पिछले दो जो हम देख रहे हैं सरकार के, मोदी वन, मोदी टू और अब मोदी थ्री है, इसमें जब आप बजट को देखते हैं ओवरऑल, और अब भी और आगे भी जब आप बात करते हैं बजट की, तो एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स जो हैं, इनके लिए जो नए सरकार चेंजेस लेकर के आ रही है, आपको क्या लगता है इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं इस बजट में, या फिर जो सरकार के आने वाले बजट आएंगे और अभी तक जो मोदी सरकार का रहा है जो कुछ भी, तो उसमें टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं, या टैक्स की ओवरऑल स्थिति को आप प्रोफेशनल्स के लिए कैसे देखते हैं, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, पहली बात तो आशीष जी मैं ये मानता हूं प्रोफेशनल की भूमिका, पर्टिकुलरली चार्टर अकाउंटेंट्स की भूमिका इस देश की आर्थिक तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अब तक वो भूमिका समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाई है। And this I'm witnessing not only because I'm a chartered accountant, but I can see that a chartered accountant understands the financial aspects, and then he contributes that way to his client, thereby to the government, thereby to the economy at large. ठीक है, लेकिन अब ये कैसे हो रहा है मैं इसको समझाता हूँ कि अगर मेरा कंट्री एज सच ग्रो कर रहा है, मेरे कंट्री की जीडीपी ग्रो कर रही है, मेरे कंट्री का एमएसएमई ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इस सब की ग्रोथ में कहीं ना कहीं चार्टर अकाउंटेंट का हाथ भी है और चार्टर अकाउंटेंट की ग्रोथ भी है।
दोनों चीजें। कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ा रही है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाने के बावजूद आशीष भाई लगातार रिटर्नों की संख्या हर साल बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए, ज्यादा इनकम ऑफर करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में इस तरीके की रिटर्न चार्टर अकाउंटेंट्स भरते हैं बिकॉज दे नो कि एसएससी को कौन से हेड में किस तरीके से सही इनकम रिपोर्ट करने से कल लोन में बेनिफिट मिल सकता है। अब जब कोई पर्टिकुलर चार्टर अकाउंटेंट इसे अपनी दृष्टि से देखता है, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं, तो मेरे लिए काम बढ़ता है, मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, ज्यादा एमएसएमई खड़ी हो रही है, मैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूं, मैं एमएसएमई को गाइड करता हूं तो मेरा भी एमएसएमई को गाइड करने से फीस आता है। तो माइक्रो मैक्रो आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, जब मेरे कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो उसका प्रोफेशनल साथ साथ ग्रो करेगा, उसकी पब्लिक साथ साथ ग्रो करेगी। तो ये एक मैक्रो एस्पेक्ट निश्चित रूप से प्रोफेशनल के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही बात है सर। कैपिटल गेन सर, कैपिटल गेन में कल माहौल बना दिया सर बजट में, और सब लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो एक सैलरीड एम्प्लॉय है और जो एक आम आदमी जिसको हम कहते हैं, जो टैक्स पेयर भी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में जो टैक्स पेयर भी है, वो सर वो अभी तक कह रहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। मजा आ रहा था उसको म्यूचुअल फंड में कि भैया 10 साल बाद निकालेंगे। और कल जो है सर खेला पलट दिया। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर आप? थोड़ा सा उसके ऊपर हाईलाइट करें कि सरकार की क्या लगता है आपको, सरकार किस तरफ सोच रही है? सरकार क्या चाहती है कि लोग अब म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डालें, इंश्योरेंस खरीदें, क्या करें? ऐसा नहीं है कि सरकार ये चाहती है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा ना डालें, या ये भी नहीं चाहती सरकार कि आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन ना करें। आप देखिए, एक मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसको समझने के। मैं इस बात को, शायद आप भी मेरे साथ ताल्लुक रखेंगे, कि भारत की जनता के पास में बहुत हद तक अब म्यूचुअल फंड के अलावा या शेयर मार्केट में जाने के अलावा ऑप्शन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारे हाँ। बैंकों की एफडी की इंटरेस्ट रेट इतनी नॉमिनल रह गई हैं कि हम उससे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। ऑफिशियली इंडिया में इन्फ्लेशन 4-5% हो सकती है, लेकिन अनऑफिशियली मेरे को लगता है कि नहीं, इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब रही बात कि कैपिटल गेन के टैक्सेशन के एस्पेक्ट को इससे मैं अगर कोरिलेट करता हूं, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि कैपिटल गेन पर टैक्सेशन लगना या रेट में बढ़ोतरी हो सकता है, ये बात मेरी अच्छी ना लगे। अपन केवल लिस्टेड शेयर्स के ट्रांजैक्शन पे बात कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड पे बात कर ले। देखिए, जब तक मैं शेयर बेच नहीं रहा, जब तक मैं म्यूचुअल फंड बेच नहीं रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे समझना है। सही बात है। अगर मान लीजिए मैं 10% की चाल लेकर के चला था, आज 12.5 कर दिया, हो सकता है मैं 10 साल बाद म्यूचुअल फंड रियलाइज करूंगा, तब तक रेट 15 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कौन जाने क्या रेट होगी। एग्जैक्टली हाँ, अगर मैं इस वित्त वर्ष में 24-25 में बेचूंगा तो 10 की जगह 12.5 देता, मेरे को नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, मैं मानता हूं। पर अगर मैं म्यूचुअल फंड में एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए घुसा हूं, तो मेरे को बीच की रेट इतनी इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि किसी ग्रोथ फंड में मुझे टैक्स नहीं लग रहा है। मुझे टैक्स तब लग रहा है जब या तो मैं रियलाइजेशन कर रहा हूं या मुझे डिविडेंड पे आउट लेकर के बैठा हूं। ठीक है, तो अगर मेरा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है, तो मेरे को इस 12.5% से फर्क नहीं पड़ता। मेरा ज्यादा फोकस इस पर होना चाहिए कि मेरा गेन कैसे बढ़े। तो वो जो मेरे को अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, अगर मेरा फोकस वहां पर है, तो मैं 12.5% भी दे दूंगा, क्योंकि एक अच्छा म्यूचुअल फंड मेरे, मान लीजिए मुझे सीजेआर अच्छी दे देगा, तो मैं 12.5 देते भी नहीं रहूंगा। तो एक पक्ष ये। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे समझें कि जहां नुकसान हुआ है वास्तव में, वो हुआ है मेरे ओपिनियन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रियल एस्टेट। वहां पर गवर्नमेंट ने जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया, वो मैं थ्योरेटिकली प्रिंसिपली उसे गलत मानता हूं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को इसी तरीके से इंडेक्सेशन के कॉन्सेप्ट से एक बेनिफिट दिया जाता था जो बिल्कुल रिक्वायर्ड था, जेन्युइन था। अब सरकार ने जैसे इंडेक्सेशन हटाया, तो आपने इंडेक्सेशन हटाते ही इन्फ्लेशन इफेक्ट को भी टैक्स कर दिया। और एग्जैक्टली। इसी में छुपी एक और बात है कि जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं, मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, पीछे वो मेरे 10 लाख की आई थी। लोग समझ गए इन्फ्लेशन हटते ही 90 लाख रुपए का अमाउंट है जिस पर कैपिटल गेन देना है, 12.5 देना है। पहले 20 देते थे, ठीक है, अब उस अमाउंट को अपन 20 की जगह 12.5 देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन उस तरीके से टैक्स रेट में ऑफसेट होता है। अब आशीष जी, आप इसको ऐसे समझें कि मेरे को नया प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए पहले सपोज इंडेक्सेशन करके 10 का
34 का या 35 का फिगर बनता था तो मुझे नया री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था सेक्शन 54 में 65 का। अब मुझे अगर कैपिटल गेन टैक्स बचाना है तो री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 90 का। ये नुकसान हो गया ना, आपके हेल्म ऑफ अफेयर बहुत बड़ा। पैसे कम के हाथ में, आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको कैपिटल गेन बचाना है तो। दूसरी ओर आप 54 ईसी तो बढ़ा नहीं रहे, वो तो वही 50 लाख है। तो ओवरऑल वहां पे एक करदाता ठगा सा जाता है, पर सरकार को लगता है कि भाई ठीक है, इतने बड़े बड़े गेन आप कमा रहे हो, शेयर मार्केट में आप लोग कमा रहे हो, तो हमें 15 की जगह 20 दे दो। और इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि आज एफआईआई भी अगर इस स्टेप से निकलती है इंडिया से, तो पहले 10 दे के निकलती, तो आज पहले 15 दे के निकलती, तो अब 20 दे के निकलेगी शॉर्ट टर्म पे। सही बात है। मैं राइट? ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े यस, इन्वेस्टर तो वही खड़े हैं हमारे मार्केट में, हम तो वही अब है। घुस रहे हैं। हमारी कंट्री में एग्जैक्टली। हमारी जनता तो अब सिप लेकर के तैयार हो रही है। वो निकलेंगे, अगर वो निकलते हैं तो अब 15 दे के जाएंगे लॉन्ग टर्म पे, सॉरी एग्जैक्टली। 12.5 दे करके जाएंगे लॉन्ग टर्म पे, और लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म में पे 20 दे करके जाएंगे। 20%। तो ओवरऑल सभी पर ये टैक्सेशन है, ऐसा नहीं है कि एफआईआई को यहाँ छोड़ दिया, मैं मानता हूँ। सर, सबसे ज्यादा तो बात होती है, वो होती है कि हमारा पीपीएफ में पैसा हमने डाला, हमारी ओल्ड स्कीम कहाँ चली गई सर? पिछले 4-5 बजट से बात ही नहीं हो रही, और मेरे को लगता है कि अगले किसी एक बजट में मैडम आएंगी और बोल देंगी कि ओल्ड स्कीम टाटा बाय बाय। इस पे आशीष क्या भाई, बोलना चाहते हैं सर आप? भारत की जनता मान के बैठी है कि ओल्ड रजीम खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की हठधर्मिता है कि ओल्ड रजीम खत्म करके रहेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर पे ले लिया है ना। इस साल भी और न्यू रिजीम की, और अगर मैं अभी रिटर्न भर रहा हूं तो 100 में से मुझे लगता है 80-90 रिटर्न मेरी आज की डेट में न्यू रिजीम में ही जा रही है। और आपने देखा कि ये 17,500 का बेनिफिट भी सरकार जो दे रही है वो भी न्यू रिजीम में मिल रहा है, ओल्ड रिजीम में तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, आप ओल्ड रिजीम खत्म कर दीजिए, लेकिन ओल्ड रिजीम का सोशल इंपैक्ट समझना बहुत जरूरी है कि भारतवर्ष में कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज अनूप भाटिया या आशीष सचदेव जैसा कोई चार्टर अकाउंटेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम तो मैं मान लेता हूं कि इतना अर्निंग कर लेते हैं जीवन में एज अ चार्टर अकाउंटेंट कि अपनी पेंशन की खुद व्यवस्था करेंगे, लेकिन मान लीजिए हमें कुछ हो गया तो पीछे परिवारजनों को पेंशन देने की व्यवस्था कौन देगा? सामाजिक बिल्कुल सही बात। सुरक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, ये सरकारों को मानना चाहिए। और जब नहीं है तो हमें एटीसी जैसे सेक्शन प्रमोट करते थे आशीष भाई कि बेटर यू सेव फॉर योरसेल्फ। सरकार कह रही है अनूप जी सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो कंजम्पशन करो, पूरे पैसे खर्च करो, हम आपको कम टैक्स लगाएंगे। तो ठीक है साहब, आपने मेरे को करंट में जीना सिखा दिया, मजे करना सिखा दिया, लेकिन किसी दिन टाइट समय आया तो वो जो बचत मेरी की होती थी, जो काम आती थी, चाहे मैं पीपीएफ पर लोन लेके चलाता, वो सुविधाएं लोगों से छीन ली गई एक तरीके से, या बिल्कुल सही छीन बात। ली, ये खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है वो जो थॉट प्रोसेस पर अटैक है ना, वो गलत है। वहां सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं भाई, हम ओल्ड रजीम को हटा तो रहे हैं, पर लोगों को बचत करने का हमने क्या इंसेंटिव दिया? फिर तो बचत ही नहीं करेंगे। आज की तो क्रेडिट कार्ड कल्चर की यूथ है, वो वैसे ही बचत करने को तैयार नहीं है। वो किसी न किसी एलआईसी के फॉर्मेट में बचत कर लेते थे, पर अब जब इस फॉर्मेट में न्यू रिजीम में जाएंगे तो हंसेंगे अपने पेरेंट्स पर कि मेरे को क्यों पापा आप एलआईसी लेना सिखाते हो? कल किसी ने देखा, मैं तो नहीं करूंगा, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल ही नहीं पे हो रहा, इंश्योरेंस क्यों दूंगा, पीपीएफ क्यों करूंगा? तो ऐसी बिल्कुल समस्याएं आएंगी। सर, ऐसा कौन सा प्रोविजन आपको लगता है कि सरकार ने पिछले कुछ बजट्स के अंदर, सरकार हमेशा बात करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो क्या वाकई में चीजें इजी हो रही हैं? क्या कहना चाहते हैं आप सरकार की मंशा के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ टैक्सेशन प्रोविजंस के बारे में? कितनी चीजें इजी हो गई हैं? देखिए, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सबसे बड़ा हर्डल मैं आपके सामने प्रैक्टिकल रखता हूं। बड़ा इतना बड़ा होता जा रहा है कि छोटे को खाता जा रहा है और छोटा खत्म होता जा रहा है आशीष भाई, है ना? क्या आप मेरे बात का इशारा बड़ा समझ रहे बड़ा खाता हैं? जा रहा है सर। हाँ, बड़ा बड़ा इतना छोटे खाता को खा जा रहा रहा है, बड़ा छोटे को खत्म करता जा रहा है। आप एक किराने वाले का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, कि आपके मेरे घर के गली के नुक्कड़ पे कोई एक किराने वाला बैठ के अपनी किराने की दुकान चला लेता था बढ़िया से। आप और मैं छोटी मोटी जरूरतों का सामान, दाल, तेल, नमक, साबुन उससे ले लिया करते थे। ज्यादातर जनता अब बिग स्टोर्स में भागती है, वहां जाकर के 5,000 की जगह 10,000 खर्च करके आती है। और सुनिए, आप और मैं कपड़े लेने के लिए अगर घर के आसपास किसी गारमेंट शॉप पे जाते थे, तो अब हम ऑनलाइन लेते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होशियार हैं कि कपड़े पहन के
वापस लौटा देते हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प कर दी, ठीक है। सही बात। फिर आप चले जाइए बड़े और बड़े स्टोर में चले जाइए, आप रिलायंस के स्टोर पे चले जाइए, आप जूडियो पे चले जाइए, उन रेटों का मुकाबला आपके घर के आसपास का पर्सन नहीं कर सकता। यानी बड़ा अब इतना बड़ा हो गया है कि जो छोटे व्यापारी थे वो छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं। फिर सरकार कहती है एसएमई सेक्टर को प्रमोशन देना है। चलिए एसएमई सेक्टर प्रमोट हो रहा है क्योंकि एसएमई के संदर्भ में योजनाएं बनाई जा रही हैं। 43B क्लॉज एच ने एसएमई को प्रमोट करने की जगह उनके लिए परेशानी ज्यादा खड़ी कर दी। मैं इस बात का एविडेंस हूं कि बहुत से लोगों ने 43B क्लॉज एच की वजह से अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया। बोले साहब वो क्या करें, बड़ा आदमी हमारे को जब वो माल खरीदता वो कहता तेरे पास एमएसएमई है, मैं नहीं लेता तेरे से माल। ठीक सही है, बात है। तो जमीनी सच्चाइयां हैं, गलत है सही है वो सरकार का काम है। मेरा काम है जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं समाधान में होता तो मैं वहां बैठकर काम कर रहा होता। लेकिन अगर मैं समस्या देख रहा हूं और मेरे पास समस्या आ रही, मैं यहाँ समस्या रख रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे रख रहा हूँ, आशीष भाई के चैनल पे रख रहा हूँ कि पहुंचेगी कहीं तो हमारी बात भी। तीसरी बात, बिल्कुल। ठीक है, सरकार कह रही है कि साहब हम कोलेटरल फ्री लोन देंगे। अब सरकार ने ऑलरेडी जो सीमा है बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख कर दी। ये अपने कौन से लोन्स बोलते हैं अपन इसको, एमएसएमई कैटेगरी के लिए दिए गए जो मुद्रा लोन्स है उसकी लिमिट हाँ, बढ़ा मुद्रा करके लोन। 20। मेरे को लगता है कि भारतवर्ष में बैंकों का मानस अब भी मुद्रा लोन देने का नहीं। ठीक है, मतलब दे रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा नहीं दे रहे, सरकार के दबाव में दे रहे हैं, पर जो एक कल्चर कंपल्शन तैयार है। होना चाहिए ना, वो कल्चर मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा है। और मुझे बल्कि ये लग रहा है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की हत्या हो रही है ना, बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम। हो सकता है सरकार कहे जी इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी, हम तो एमएसएमई को देखो लोन भी दिला रहे हैं। एमएसएमई को आप सही बात लोन है। दिला रहे हो सर, लेकिन लोन तो उसी को चुकाना है। आप उसको सब्सिडी भी दे रहे हो, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन आप मेरे को ये बताइए सर कि एमएसएमई को आप बड़ी मछली से कैसे बचाओगे, उसका कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। एमएसएमई वास्तव में खड़ा करना बहुत जरूरी है। हो सकता है सरकार अपने एफर्ट्स कर रही हो, पर मेरे को एमएसएमई में अभी उतने रिजल्ट आते नहीं दिख रहे। मतलब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कर दिया इन लोगों ने, लेकिन वो जो जहां से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, सरकार बोलती है कि निचले स्तर तक जो चीजें पहुंच जाएं और फिर वहां से इकोनॉमी बढ़े, वही आप कह रहे हैं कि एमएसएमई को उसका फायदा नहीं मिल रहा। भाई स्कीम बना करके रख दी तुमने, लेकिन वो कंपीट नहीं कर पा रहा, अपने प्रोडक्ट को जूडियो के सामने नहीं रख पा रहा, टाटा वाला खेल रहा है, और बाकी जो एक लोकल दुकानदार है वो बेचारा अभी भी थका हुआ परेशान महसूस करता है। ये मेरी एक सोच है। अब इसी का मैं एक दूसरा एज ऑफ डूइंग बिजनेस पे पॉजिटिव भी रख देता हूं पॉइंट। देखिए क्या है, सरकार ने ये बोला कि ओके आप 1 करोड़ तक ट्रांजेक्शन करते थे, 2 करोड़ तक कर लो, हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपको बेनिफिट दे देंगे। 50 लाख तक कर रहे थे एज अ प्रोफेशनल, 44 एडीए में 75 की लिमिट कर दी। वहां निश्चित रूप से बेनिफिट दिया है, मैं उसको मना नहीं करता। आपको किताबें बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो परसेंटेज आप ऑफर कर रहे हो मिल जाएगा आपका, हम वो वैसा का वैसा मान लेंगे। पर मेरे को पहले टर्नओवर बनाने की जगह तो दो भाई, मेरा टर्नओवर बढ़ेगा तभी तो मैं कोई परसेंटेज भी ऑफर करूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि छोटे व्यापारी की बार बार पिटाई हो रही है किसी न किसी रूप में। वो कंपीट नहीं कर सकता बड़ों के साथ में। अब कंपीट नहीं कर सकता, कैसे कंपीट करे, ये एक चैलेंज है। ये इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, या उसको कैसे बिल्कुल। सपोर्ट मिले वास्तव में, ये देखना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर। सर अब थोड़ी स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, खासकर सीए स्टूडेंट्स के बारे में। अभी रिसेंटली फाइनल का रिजल्ट आया था और 20,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नए नए ताजा ताजा मार्केट में पहुंच गए हैं अपनी डिग्रियां हाथ में लेकर के, और वो खड़े हैं कॉर्पोरेट्स के नीचे और मांग रहे हैं जॉब। हम्म। अब आप बताइए सर, आप एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, एक बच्चा सोचता है कि मेरे को डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, आप अगर उसके इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे कि बेटा ये तैयार करके आ, या ये तू बता कि क्या चीज इस बजट से तुम निकालते हो, आपका क्या, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे उस नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को, युवा जो है, टैक्सेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं। देखिए पहली बात तो इंटरव्यू एक व्यक्तिगत विषय है क्योंकि इसको ओवरऑल तरीके से देखा जाता है, क्योंकि अनूप भाटिया ने क्या सब्जेक्ट पर बोलना चाहा, उसको क्या बोलने का मौका मिला, उसका क्या अनुभव है, चाहे वो अभी फ्रेश क्वालिफाइड सीए है, उसने कहां पर काम किया, क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। मार्क्स में उतना नहीं इंपॉर्टेंट मानता, पर मेरा कैरेक्टर
और मेरा एक्सपीरियंस जो भी छोटा मोटा है वो मेरे इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने इंटरव्यू में कितना सच्चा हूं मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ एक मैसेज दे ही सकूं अपने स्टूडेंट्स को या बहुत सारे सीए स्टूडेंट को जो अभी सीए बने ही हैं उनके लिए, तो मेरा सबसे पहला तो उनको ये कहना है, आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत होइए, वो मत दिखने की कोशिश करिए जो आप नहीं हैं, वहीं पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो फिर इंटरव्यू से बाहर जाओगे, पहला। दूसरी बात, आप अगर मेरे को आशीष जी ये कहते हो कि भाई इनकम टैक्स पे ही बोलना है या बजट को इनकम टैक्स के साथ कोरिलेट करके बोलना है, तो किसी सीए स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी सीए फाइनल करके निकला, जो तो अब सी हो गया स्टूडेंट, तो बोलूंगा ही नहीं उसको, उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो सब जानता है 17,500 का खेल क्या है, वो सब जानता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का खेल क्या है। और आप मान के चलिए इंटरव्यूअर ये बातें पूछेगा क्योंकि उसको भी दर्द है, यार ये टैक्स हो गया। आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा तो फिर रखिए अपनी बात, तो यू विल बी बेटर एबल टू प्लेस योरसेल्फ। इनकम टैक्स तो ऐसा ज्वलंत इशू है ना आशीष भाई, कि आप ट्रेन चल रही है उसमें आप बैठे हो, किसी को पता चला आप सीए हो तो आपसे चर्चा हो जाएगी, अरे यार कितना टैक्स लगा दिया, क्या दिया हमारे को, क्या नहीं दिया। तो अगर आपने किसी की दुखती रग पकड़ ली और उसने आपको वो रग पकड़ने का मौका दे दिया और आप उस समय हीरो बन के निकल आए, देन यस यू विल बी सिलेक्टेड। सर टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट होता है, सीए फाइनल की बात अगर मैं करूं या सीए इंटरमीडिएट की भी अगर बात करूं, तो उसके अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी होता है क्योंकि आपको लॉ भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल सम्स भी आपको सॉल्व करने होते हैं। एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे एक सीए स्टूडेंट को कि वो इस सब्जेक्ट को इजीली सेल थ्रू कर सके? ये कठिन क्वेश्चन है। अच्छा, ये कठिन कैसे हो गया सर? ये तो आपके लिए सबसे सरल होना चाहिए। देखिए मेरा ये मानना है आशीष भाई कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। हम्म। तो मैं शॉर्टकट कैसे दे सकता हूं, वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट में जो लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर बेस्ड है। और अब मैं जिस तरीके से अब तक पढ़ाता आया हूं, यू नो दैट, अब तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, कि मैंने हमेशा यही प्रोपेगेट किया है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेफरेंस लेना मत भूलिए, अगर आपको कोई ऑथेंटिक चीज लेनी है, ऑथेंटिक बात पकड़नी है तो। अनफॉर्चुनेटली आज के समय पर स्टूडेंट के पास या तो वो समय नहीं है या उन्हें एक्ट से कनेक्ट करना नहीं है, लोग कर नहीं पा रहे हैं उनको कनेक्ट, कोई फैकल्टीज उस तरीके से उतना नहीं कनेक्ट कर रही। मैं अपने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पर आऊंगा तो यही कहूंगा कि भैया एक्ट से खुद को कनेक्ट करो, तो आप जो बात डेवलप कर रहे हो वो ऑथेंटिक होगी। चलिए एक बार इसे साइड रख दीजिए कि आप एक्ट नहीं पकड़ रहे, कोई बात नहीं, फिर भी कैसे करना है। फिर भी मैं कहूंगा कि इनकम टैक्स की यूनिक बात है कि ये सब्जेक्ट आपस में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, चैप्टर टू चैप्टर लिंकिंग वाला सब्जेक्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट उस लिंकिंग को कैसे डेवलप करता है कि हाउ अ पर्टिकुलर केस टर्न्स अप फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू पीजीबीपी, पीजीबीपी टू कैपिटल गेन टू अदर सोर्स, वन। Secondly, what are the various planning avenues which arise because of this kind of churning or shifting? Thirdly, whether we are well aware about the tax provisions regarding the assessment procedure, may it be a self-assessment, may it be a summary assessment, may it be a scrutiny assessment, may it be a best judgment assessment, may it be an income escaped assessment. Somebody में से कि अनुज जी तो आप कोर्स कवरेज पर बात करने लग गए, पर मेरा ये कहना है दोस्तों कि जब तक आप एक फ्लो में इस लॉ को नहीं समझोगे तब तक आपको इस पर कमांड नहीं आएगी। तो ये फ्लो डेवलप करना बहुत जरूरी है आशीष भाई। अब कोई भी स्टूडेंट ये चेक करे कि जब वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहा है या इनकम टैक्स पढ़ रहा है एज अ सब्जेक्ट, क्या उसका वो फ्लो डेवलप हो रहा है क्या, कि एक बार में मैंने उसको बोला तो उसने मेरे को पीजीबीपी पढ़ाने के लिए बोला, ओके भाटिया जी मैं समझता हूं पीजीबीपी यानी सेक्शन 28 रेड विद 41 चार्जेबिलिटी, सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 to 37 दैट इज डिडक्शन, 30 to 37 is subject to 3 censor boards section 40, 40A and 43B। इसके बाद में फिल्टर होकर के जो बच करके आएगा वो पीजीबीपी की इनकम होगी। इसी प्रकार मैं टोटल इनकम का फॉर्मूला लोगों से पूछता हूं तो लोग कहते हैं जी टोटल इनकम यानी टोटल इनकम सारे हेड्स की इनकम लेते हैं, फिर उसमें कुछ हम क्लबिंग करते हैं, डिडक्शन ले लेते हैं। मैं कहा यार आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, ऐसे मत बोला करो, मेरे को ऐसे बोला करो 4 + 5 - 6 इज टोटल इनकम। बोले मतलब, बोले ऐसे थोड़ी ना होता है यार, समझ 4 गया। मतलब चैप्टर 4 +5 यानी क्लबिंग, -6 यानी सेट ऑफ लॉसेस, -6 यानी डिडक्शंस
फ्रॉम जी क्या है, डिडक्शन, तो राइट। बचता है टोटल इनकम। तो क्या कोई सीए स्टूडेंट इस नजरिए से समझेगा? जो समझेगा उसको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड आएगी, जो नहीं समझेगा तो पास तो हमने से बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट में भी हो जाते हैं जिस पर हमने कमांड नहीं ली। एक बार तो 40 करके निकालो, फिर देखी जाएगी बात। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही सर। ऐसी मुश्किल नहीं कंक्लूडिंग है। पार्ट कंक्लूडिंग पार्ट पे आता हूं मैं। सर, आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में भारत में टैक्सेशन का, और स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्सेशन के लैंडस्केप को, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहले बहुत सारी बात हुई कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स हट जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। क्या आपका क्या विचार है इन सब चीजों पे? आप बताइए सर, मतलब फ्यूचर ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया, हाउ यू सी द लैंडस्केप? बड़े मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हो आशीष भाई। वो भी मेरे जैसे सर साधारण प्रश्न सर आपके लिए। चलिए, मैं इसका उत्तर ऐसे देता हूं कि समय, अ, अब जैसे कल आपने बात अगर सुनी हो तो बजट में वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को और सरलीकृत करेंगे। हो सकता है वापस से डायरेक्ट टैक्स एक्ट या डायरेक्ट टैक्स कोड ही लिख दिया जाए, इनकम टैक्स एक्ट वापस से लिख दिया जाए। अभी मैं बजट के डिटेल्स में नहीं गया, वहां से और मेरे को शायद थोड़ा सा क्लू मिलता। देखिए, मेरा ये मानना है कि रेवेन्यू लॉ का सरलीकरण तो निश्चित रूप से चाहिए। जैसे भारतीय दंड संहिता बदल गई, न्याय संहिता आ गई, तो ये सारी चीजें होना स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। पर रेवेन्यू के मामले ऐसे हैं, इनकम टैक्स, क्योंकि जब टैक्स लगना है तो भारतवासी तो तू डाल डाल में पात पात, है ना, कि कोई प्रोविजन आएगा फिर कोई उसकी तोड़ निकालेगा, फिर प्रोविजन आएगा फिर तोड़ निकालेगा। हालांकि भारत सरकार को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारा टैक्स कलेक्शन अब सेल्फ कंप्लायंस में आशीष होने लग गया। तो सेल्फ कंप्लायंस यानी क्या है कि भारत सरकार एईएस टीआईएस से डेटा थ्रो कर रही है, और एईएस टीआईएस के डेटा पर अपने आप लोगों को आगे बढ़ के सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ रहा है, जो पहले नहीं देते थे। आपको बिल्कुल सही आगे बात है। आके बताना पड़ रही है अपनी वो इनकम। नहीं बताओगे, आपको आईटीआर यू के लिए मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भारत सरकार अब अपनी असेसमेंट की फोर्स को कम करती जाएगी। इस बार इन्होंने बोला ना कि रीअसेसमेंट की टाइम लिमिट हम कम करेंगे सर्च के केसेस में 10 से 6। तो ठीक है, टैक्स के प्रोविजंस का सरलीकरण होगा, डिस्प्यूट बने रहेंगे, डिस्प्यूट कम करने की कोशिश की जा सकती है, खत्म हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन किसी भी टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए आने वाला समय चैलेंजिंग होने वाला है। इसलिए क्योंकि एआई का जो ये टूल अब डेवलप हो रहा है ना, ये बहुत हद तक प्रोफेशनल्स को चैलेंज करेगा। साथ ही साथ लॉ का सरलीकरण होगा तो बहुत सारी कंप्लायंस सेल्फ कंप्लायंस होगी। तो हमारे को जो रोल प्ले कर रहा है, मैं बड़ी लाख पते की बात करता हूं आशीष, हमें कंसल्टेंट के रोल में जाना है, कंप्लायंस पर्सन के रोल में नहीं जाना है। तो कंसल्टेंट बिल्कुल तो जीवित रहेगा और कंप्लायंस वाला धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सही सूत्र बात। है। मैं मानता हूं जो कंसल्टेंट रहेगा एज अ चार्टर अकाउंटेंट, मे बी इन टैक्स प्रैक्टिशनर और एनी अदर फील्ड, उसकी जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि वो प्लानिंग में हेल्प करेगा और प्लानिंग में फीस मिलेगी। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब यही मेरा सवाल होने वाला था कि आप एक नए प्रोफेशनल को जो चैलेंजिंग रोल्स में अपने आप को देखता है, जब वो कहता है कि मुझे टैक्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर वो देखता है कि बहुत सारी चीजें तो ऑटो कंप्लायंस मोड पे जाने वाली हैं, तो फिर मैं कैसे डेवलप करूंगा अपनी फील्ड को इसमें? तो आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि आपका रोल जो है वो चेंज आपको खुद करना पड़ेगा। सर, आप इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और कई जगह मैंने लिखा हुआ ये पाया है, मुझे नहीं पता कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, लेकिन लोग कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज्ड टू से कि इनकम टैक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, ऐसा करके कोई लाइन है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, बट ऐसा उसका कोट है। सर, आप इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके ऊपर कंसल्टिंग करते हैं, स्पेसिफिकली उन चीजों को समझते हैं, क्या चीजें, पर्सनल सवाल है, क्या चीजें आपको मोटिवेट करती हैं? और आप बच्चों को और जो नए प्रोफेशनल, युवा प्रोफेशनल्स जो हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स जो हैं, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? ये मेरा सवाल है। देखिए, पहला तो मैं ये कहूंगा, करत करत अभ्यास से जड़मत योद सुजा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड आई एम अ सीए इन प्रैक्टिस, सो आई एम अ प्रैक्टिशनर, डेली आई एम लर्निंग। मैं 2003 का क्वालिफाइड सी हूँ आशीष भाई। आपके जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहे जिन्होंने क्वेश्चन पूछ पूछ के मेरे को बना दिया।
ठीक है, तो अच्छा। मेरा मानना है कि आप पानी के बाहर नुक्कड़ पे किनारे पे बैठ करके ठंडी हवा का मजा लोगे तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। तो इफ यू वांट कि आपको किसी सब्जेक्ट में डेवलप होना है तो उस सब्जेक्ट के अंदर आइए, उसको वास्तव में परखिए, उसमें क्या गहराई है, उसको सीखिए। फिर लोग आपकी ओर क्वेरीज थ्रो करेंगे, परेशानियां थ्रो करेंगे, आप उनको अटेंड करिए, एंड दैट इज हाउ यू एज अ प्रोफेशनल विल कम आउट और विल ग्रो। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि ये एक मजेदार प्रक्रिया है कि आप सबको, मैं अगर स्टूडेंट के लिए यहां बोल रहा हूं तो ये बोलूंगा कि आपको से इंस्टीट्यूट ने 8 सब्जेक्ट दिए, सीए बनते समय आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बैलेंसिंग से पढ़ने हैं। बाद में आप केवल एक चूज कर लीजिए और उसमें ऐसी कमांड करिए कि दुनिया आपको देखे कि वाह यार, इस बंदे से पूछो, ये अथॉरिटी से बोलता है इस सब्जेक्ट पे। बस दैट विल गिव यू योर ब्रेड एंड बटर, इवन रादर बेटर देन दैट। ब्रेड एंड बटर विद ऑल द अदर 4 कोर्स मील दैट यू कैन इमेजिन प्रॉब्ली। सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करने पर। मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ और सर के बारे में एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ विद ड्यू परमिशन, कि हमें सर हमेशा एक्ट से ही पढ़ाया करते थे, तो हमें तो देसी घी खाने की आदत है सर, मैं आपको सही बता दूं। आज भी हम सीधा जाकर के या तो मैडम की स्पीच निकाल के पढ़ेंगे या जो फाइनेंस एक्ट जो आया है उसको हम उतार करके जो ऑफिशियल वेबसाइट से वो जाके पढ़ते हैं। हम कोई नोट वोट कोई किसी के ये वो नहीं हम देखते हैं। तो वी हैव द हैबिट ऑफ हैविंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और ये जो आदत इनकलकेट करी है वो सर आपकी ही बदौलत है। और ये नॉट ओनली बिकॉज इट इनकलकेट्स अ प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग एंड रीडिंग लॉ ऑन अ लार्जर बेसिस, इफ आई टेल यू। तो वो लॉ, अब जब इनकम टैक्स लॉ आप पढ़ना सीख जाते हो तो उसके बाद देन इट, whether it is companies law, whether it is any other law for that matter, वो उसके साथ वो सारी चीजें जो सर हमें सिखाते थे कि किस तरीके से कनेक्टिविटी करनी है और किस तरीके से, जैसे अभी बताया कि 4+5 माइनस करके इस तरीके से आपकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, पांचों हेड को जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो लर्निंग का मजा और जो फन एलिमेंट, जो जिसको कहता हूं ना कि मैंने जो सीखा है वो देसी घी खाना कैसे सीखा है, तो ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और हमने स्पेसिफिकली बजट के ऊपर चर्चा नहीं की, पर टैक्सेशन एज अ होल और उसके सब्जेक्ट के एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। आई होप ये पॉडकास्ट जो भी सुनेगा उसको हेल्प करेगा, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, एक आम आदमी को कुछ टैक्स के बारे में जानने के का मौका मिलेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर के चैनल पे जरूर जाएं, वहां पे डिटेल्ड सर शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, स्निपेट्स, जो कि बहुत काम के होते हैं, मैं हमेशा देखता रहता हूँ। ही ऑलवेज कीप्स ऑन शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स। मैं लिंक शेयर कर दूंगा सर के चैनल का, जरूर जाकर के उसे भी सब्सक्राइब करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए इस तरीके की और इंटरेस्टिंग बातों के लिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दबा करके अपने दोस्तों के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आपने बातचीत की। फिर कभी मौका मिलेगा फिर आपसे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बहुत सो सारी मच। शुभकामनाएं आशीष भाई, आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं। हैव एन ऑसम डे। एंजॉय।